हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा पति बाहर काम करता था, इसलिए मैं अपनी ननद के कमरे में सोती थी। पति के न होने की वजह से मुझसे अब सब्र नहीं होता था। एक दिन एक लड़का हमारे घर किराए पर रहने के लिए आया। वो बहुत ही जवान और खूबसूरत था। एक रात मैंने देखा कि मेरी ननद अपने कमरे में नहीं थी। मैं उसे ढूंढने लगी। मैंने देखा कि उस किराएदार लड़के के कमरे की लाइट जली हुई थी और अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने दरवाजे के अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का तो मेरी ननद के साथ था। उन दोनों को जब मैंने उस हालत में देखा तो मेरा भी सब्र का बांध टूट गया और मैं भी दरवाज़ा खोल कर अंदर चली गई। फिर उसने मुझे और मेरी ननद दोनों को एक साथ। मेरा नाम रागिनी है और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हमारी छोटी सी फैमिली है, जिसमें मैं, मेरा पति, मेरे सास ससुर और मेरी ननद रहते हैं। मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। मेरा पति मुंबई में कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है और वो महीने में केवल 2 या 3 बार ही घर आता है। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, जिसमें 3-4 कमरे खाली ही रहते हैं। उन कमरों में हम फालतू का सामान रखते हैं और उनका इस्तेमाल कम ही करते हैं। मैं ज़्यादातर समय अपनी ननद के साथ बिताती हूँ और वो मेरे साथ ही सोती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे पति महीने में केवल 2 बार ही आते हैं, इसलिए मेरी ननद मेरे साथ सोती थी और मेरे सास ससुर अपने कमरे में सोते थे। उनका कमरा हमारे कमरे के पास ही था। मेरे सास ससुर की उम्र 40 से 45 साल के बीच की थी, लेकिन वे अभी भी जवान दिखते थे। एक रात मैं बाथरूम जाने के लिए उठी, तब रात के 11 बजे थे। मेरी ननद तो गहरी नींद में सोई हुई थी और उसे कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ जाने लगी, मेरे सास ससुर के कमरे से अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ें वैसी ही थीं। मेरे सास ससुर के कमरे के दरवाजे में एक छोटी सी झिरी थी। जब मैंने उस झिरी से देखा तो उनके कमरे की लाइट भी जल रही थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर और मेरी सास एक दूसरे के साथ थे। उन्हें देखकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि किसी औरत के लिए पति की कमी क्या होती है। एक औरत को केवल रात में ही ये समझ में आता है कि उसे एक मर्द की कितनी ज़रूरत होती है। मैं बाथरूम गई और वापस आई तो देखा कि उनके कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि मेरे ससुर में आखिर इतनी ताकत कहाँ से आती है। इस उम्र में लोग ठीक से चल भी नहीं पाते, लेकिन वो तो पूरी ताकत दिखा रहे थे। सुबह जब हम खाना खाकर बैठे थे, तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला तो हमारी पड़ोसन अपने साथ एक 22 साल के लड़के के साथ खड़ी थी। हमारी पड़ोसन ने कहा, ये लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता है और इसे रहने के लिए एक कमरे की ज़रूरत है। आपके पास वैसे भी 2-3 कमरे खाली पड़े हैं। अगर इस बेचारे को रहने के लिए एक कमरा दे दिया जाए तो आपका भला हो जाएगा। मेरी सास ने कहा, कमरे तो हमारे पास 3 खाली हैं, लेकिन उनमें सामान रखा हुआ है। हमारी पड़ोसन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस लड़के को दिखा देती हूँ। अगर उसे पसंद आ गया तो वो यहाँ रह लेगा। किराए पर कमरा देने की बात पर मेरी सास ने कहा, ठीक है, देख लो। वो लड़का और हमारी पड़ोसन अंदर आए और कमरा देखने लगे। मैं भी तुरंत जाकर उसे देखना चाहती थी। मैंने कहा, मम्मी जी, ये कौन है? तो उन्होंने कहा, ये लड़का है जो किराए पर कमरा लेना चाहता है। हमारी पड़ोसन ने कहा, आपके 3 कमरे खाली हैं। अगर एक कमरा इस लड़के को रहने के लिए दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। जब मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो वो बेहद सुंदर था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी। वो भी मुझे तिरछी नज़रों से देख रहा था। मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी, कोई बात नहीं, आप इसे एक कमरा रहने के लिए दे दो। वैसे भी हमारे 2-3 कमरे खाली पड़े हैं और हमें हर महीने किराया मिल जाया करेगा। मेरी सास मान गई और कहा, ठीक है, और वो लड़का हमारे घर में किराए पर रहने लगा। हमारे घर में एक ही बाथरूम था और वो लड़का भी वही बाथरूम इस्तेमाल करता था जो कि हम किया करते थे। एक दिन उस लड़के का गैस ख़त्म हो गया
वो हमारे घर आया और कहने लगा, आंटी जी, मेरी सास ने कहा। हाँ, क्या बात है? वो बोला, मेरा गैस ख़त्म हो गया है, क्या मैं आपके गैस पर रोटियां बना सकता हूँ? तब मेरी सास ने कहा, कोई बात नहीं, आज के दिन हमारे यहाँ से रोटी खा लेना, हम तुम्हारे लिए भी रोटी बना देंगे। मेरी बहू रागिनी तुझे तेरे कमरे में रोटी पहुँचा देगी। वो लड़का बोला, ठीक है मैडम, जैसे आप कहें। फिर वो अपने कमरे में चला गया। मेरी सास ने कहा, रागिनी, उस लड़के के लिए 4-5 रोटियां बना देना और दाल सब्जी डालकर उसे दे आना। मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी। मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और प्लेट में रखी और उसे देने चल पड़ी। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला और बोला, हाँ हाँ आइए भाभी। मैं अंदर गई और कहा, आपकी रोटी लेकर आई हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप टेबल पर रख दीजिए। मैंने टेबल पर रोटी रख दी। फिर वो बोला, भाभी जी बैठ जाइए ना। मैंने कहा, नहीं, मुझे घर जाकर और भी काम करने हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट बैठ जाइए। मैं 2 मिनट उसके पास बैठ गई। वो टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था, शायद कोई इंग्लिश मूवी थी। मूवी देखते देखते अचानक से रोमांटिक सीन आ गया। वो सीन ऐसा था कि मैंने अपनी नज़रें हटा ली। वो कहने लगा, पता नहीं फिल्म वाले कैसे कैसे सीन दिखा देते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। उसने कहा, भाभी जी पूरी फिल्म देख कर जाइए ना। मैंने कहा, नहीं नहीं, और अपने घर चली आई। रात में मैं उस लड़के के बारे में सोचती रही कि वो कितना ताकतवर था। जब मैं उसे रोटी देने गई थी तभी मैंने तय कर लिया था कि उसे अपने जाल में फंसाकर ही रहूँगी और अपने सर का ताज बनाऊंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उठी और वॉशरूम गई। जब मैं वॉशरूम गई तो मेरे सास ससुर के कमरे से फिर से वही आवाज़ें आ रही थीं। आज आवाज़ें बहुत तेज़ थीं। उनकी आवाज़ों को सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी उथल पुथल होने लगी। मैं वॉशरूम से वापस आ रही थी, तब मैंने देखा हमारे किराएदार राहुल के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा, रात के 11 बजे राहुल के कमरे की लाइट क्यों जल रही है? मैंने सोचा, चलो जाकर देखती हूँ। जब मैं उसके कमरे में गई तो देखा वो अपने मोबाइल पर वही फिल्में देख रहा था। उसने आवाज़ भी बहुत तेज़ कर रखी थी। मैंने कहा, राहुल, तो उसने झट से आवाज़ कम कर दी और बोला, हाँ भाभी जी आइए ना। मैंने कहा, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक क्यों जल रही है और तुम सोए क्यों नहीं? वो बोला, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं मोबाइल देखने लगा। उसने कहा, भाभी जी आप अभी तक सोई नहीं? मैंने कहा, मुझे भी अभी तक नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं देख रही थी कि तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों जल रही थी। उसने कहा, चलो मैं देखता हूँ। फिर वो बोला, आ जाओ ना भाभी, बैठ जाइए मेरे पास, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है और आप भी जागी हुई हैं। तब मैं उसके पास बैठ गई। जैसे ही मैं उसके पास बैठी उसने फिल्म बंद नहीं की। उसका फ़ोन इसी तरह चलता रहा। शायद उसने जाने के बाद छोड़ दिया था या फिर वो चला रहा था। मेरी नज़र उसके फ़ोन पर पड़ी तो मुझे कुछ महसूस होने लगा। मैंने चुपके से उस पर नज़र डाली और फिल्म देखने लगी। राहुल को पता चला कि मैं चुपके से फिल्म देख रही हूँ। उसने फ़ोन उठाया और कहा, भाभी देखनी है फिल्म आपको? मैंने कहा, नहीं नहीं। उसने कहा, देख लो ना। फिर क्या हुआ, आप भी तो अपने पति के साथ। उसने मेरे हाथ में अपना मोबाइल थमा दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी। लेकिन उसने ज़बरदस्ती से अपना मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। फिर मैं वो फिल्म देखने लगी। राहुल बोला, भाभी ऐसा करते हैं, हम दोनों एक साथ देखते हैं, फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फिर हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे। वो फिल्म कैसी थी मैं आपको क्या बताऊं। फिल्म देखते देखते राहुल ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। मैं उसे रोक न सकी क्योंकि मैं पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे हाथ ऊपर लाते हुए कहा, भाभी आप बैठो, और फिर वो कमरे की कुंडी लगाकर आ गया। जब मैं उसके बिस्तर पर बैठ गई तब उसने कमरे की कुंडी लगाई। फिर उसने ऐसा तहलका मचाया जिसकी मुझे काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी। ससुर और सास को देखकर मैं पहले ही पागल हो चुकी थी, इसलिए मैंने राहुल को ज़्यादा समय नहीं दिया। थोड़ी देर बाद राहुल ने कहा, भाभी अब आप जाइए, वरना किसी को पता चल जाएगा। और हाँ भाभी जान,
जब भी आपका मन करे तो आ जाइएगा। मैं चुपके से उसके कमरे से बाहर आई। पहले ये देखा कि कोई जाग तो नहीं रहा, फिर सीधा अपने कमरे में जाकर लेट गई। आज मुझे बेहद सुकून भरी नींद आई थी, जो शायद पहले कभी नहीं आई थी। अब मैं रोज़ रात को राहुल के पास जाने लगी थी। जब मैं राहुल के पास जाती तो उधर मेरे ससुर जी तहलका मचाने लगते थे। उन्हें देखकर ही तो मेरे अंदर और भी ज़्यादा हलचल होने लगी थी। मेरे ससुर ने मेरे अंदर तहलका मचाया था। अगर मैं उन्हें न देखती तो शायद मेरे अंदर वो हलचल पैदा न होती। एक रात जब मैं राहुल के कमरे से बाहर आ रही थी तो मैंने सोचा कि सब सो रहे होंगे। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरी ननद मेरे कमरे में नहीं थी। जब मैं लौटने लगी तो वो दरवाजे के पास खड़ी मुझे ही देख रही थी। मैंने उससे पूछा, दिव्या क्या हुआ? वो सीधा मेरे पास आई और बोली, भाभी आज मैंने तुम्हें किसी के साथ देख लिया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा तुम उस किराएदार के पास क्या करने गई थी? मैंने कहा कुछ नहीं, उसकी लाइट जल रही थी इसलिए मैं देखने गई थी। वो बोली, भाभी झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम उसके साथ थी। अब मैं चुप हो गई और नीचे सर झुका लिया। मैंने कहा देख दिव्या, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे भाई को गए हुए कितना समय हो गया है और महीने में 2 बार ही आता है। अब तो वो भी नहीं आया, 2 महीने हो गए उसे मेरे पास आए हुए। ये मुझे ही पता है कि मैं कैसे रह रही हूँ। दिव्या प्लीज़ ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। दिव्या कहती है, लेकिन भाभी ये सब गलत है। जब भाई को ये बात पता लगेगी तो आपको वो तलाक दे देंगे। मैंने कहा तू उसे बताएगी या मैं? फिर भी उसे पता लगेगा। तुम जो चाहो करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो बिस्तर पर आकर सो गई। एक रात मैं फिर वॉशरूम जाने के लिए उठी। मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे दिन आ गए थे। अब 5 दिन तक मैं राहुल के पास नहीं जा सकती थी। जब मैंने उठकर देखा तो दिव्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। मैंने सोचा वो कहीं गई होगी। मैं वॉशरूम गई लेकिन वहाँ भी वो नहीं थी। फिर मुझे लगा क्या वो राहुल के पास चली गई। जब मैं राहुल के कमरे में गई तो मैंने देखा कि राहुल दिव्या के साथ था। ये देखकर मैं तो हैरान रह गई और तुरंत अपने कमरे में आ गई। मैं सोने का नाटक करने लगी। जब दिव्या कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा तू कहाँ गई थी? वो बोली मैं तो वॉशरूम गई थी। मैंने कहा मैंने तुझे राहुल के साथ देखा है। वो बोली भाभी देखो, तुम भी तो उसके पास जाती हो ना, फिर मैं क्यों नहीं जा सकती? फिर उसने कहा भाभी ये बात हमारे बीच रहनी चाहिए, ना मैं भाई को बताऊंगी और ना तुम मेरी बात माता पिता को या भाई को बताओगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों राहुल के पास जाने लगे। अब राहुल की तो बल्ले बल्ले थी, वो तो फूलों की तरह आनंद ले रहा था। अब उसे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। पहले वो अपने घर चला जाता था 2-4 दिन के लिए, लेकिन अब वो घर भी नहीं जाता था। वो यहीं रहता था और हम दोनों के साथ समय गुजारता था। एक दिन दिव्या उसके पास जाती थी और अगले दिन मैं उसके साथ समय गुजारती थी। बस इसी तरह हम तीनों का कार्यक्रम चल रहा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। मेरा नाम अजय है और मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ। मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 1 साल का प्यारा सा बेटा है। हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। हमने लव मैरिज की थी, इसलिए शादी से पहले से ही मेरी पत्नी के घर पर मेरा रोज़ आना जाना लगा रहता था। मेरी पत्नी का परिवार छोटा था। उनके घर में उनकी माँ थी, बाप, एक छोटी बहन। उसकी छोटी बहन से तो मैं शादी से पहले ही काफ़ी घुल मिल गया था। ससुर जी रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, सासू माँ हाउसवाइफ हैं और साली MBBS कर रही है। ससुर जी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उसे समझदारी से उन्होंने निवेश किया, जिससे घर की स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। अब वे अपने एक दोस्त के साथ साझेदारी में बिजनेस करते हैं, इसलिए दिन भर व्यस्त रहते हैं। मैं एक अच्छी पोस्ट पर बिजली विभाग में काम करता हूँ और मेरी पत्नी
एक एचडीएफसी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करती है। हमारे बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी सासू माँ ने खुद ही उठा ली। वो इस काम को खुशी खुशी करती हैं क्योंकि ये उनके लिए एकमात्र मनोरंजन भी है। सच कहूँ तो मेरी सासू माँ ने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी उम्र 45 साल है। उनका शरीर पहले से ही एक मलयालम अभिनेत्री जैसा है, इसलिए उनकी डिलीवरी के बाद भी शरीर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उनकी लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच है। घुटनों तक लंबे काले घने बाल, हल्के भूरे रंग की आंखें और उनका शरीर एकदम संतुलित है। उम्र के हिसाब से थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, लेकिन चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई है। साफ सुथरी गोरी त्वचा और एक आकर्षक महिला हैं। कुल मिलाकर किसी भी पुरुष को आकर्षित करने के लिए जो चाहिए वो सब उनके पास है। जब से मैंने उन्हें पहली बार देखा था तभी से मेरा मन उनके लिए आकर्षित हो गया था, लेकिन समाज के नियम संस्कार और रिश्ते नाते सोचकर मैं अपने मन को समझा लेता था। शादी के बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ और पत्नी को 4 महीने में नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, तब सासू माँ ने बेटे की देखभाल अपने हाथों में ले ली थी। इसी वजह से मुझे रोज़ बेटे को छोड़ने और लेने के लिए ससुराल जाना पड़ता था। इसी बहाने मुझे सासू माँ से मिलने का मौका भी मिल जाता था। उनसे रोज़ मिलने और बातचीत करने के बाद मेरे अंदर दबे हुए विचार फिर से उभरने लगे थे। तब मैंने ठान लिया था कि एक दिन उनसे अपने मन की बात ज़रूर करवाऊंगा। कई दिनों तक तो मैंने कोशिशें की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसी बीच ससुर जी के किसी रिश्तेदार का निधन हो गया और उन्हें 7 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। बेटी भी उनके साथ चली गई थी और घर में सिर्फ मैं और मेरी सासू माँ रह गए थे। विधि के दिन मुझे और मेरी पत्नी को छुट्टी लेनी पड़ी। कार्यक्रम के बाद बचा हुआ खाना घर ले जाने के लिए डिब्बों की ज़रूरत थी और ये काम मुझे और सासू माँ को करना था। हम डिब्बे लेने मेरे घर पर गए। सासू माँ को पता था कि घर में क्या क्या और कहाँ पर रखा है। डिब्बे उठाने के दौरान मैंने अचानक किचन में ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनी। तब दौड़कर देखा तो सासू माँ ज़मीन पर गिरी हुई थीं। तब वे अलमारी पर रखे हुए डिब्बे उतारने की कोशिश कर रही थीं और शायद इसीलिए गिर गई थीं। उनके पैर में चोट आ गई थी, जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और बाहर के कमरे तक ले गया। इसी दौरान कई बार हमारा हाथ एक दूसरे से टकराया, जिससे मेरे अंदर अजीब सी भावना जाग उठी थी। सासू माँ ने कहा, जमाई बाबू, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ मलहम या दवाई दे दो। मैं तुरंत अंदर गया और मुंह उठाकर ले आया और अपनी सासू माँ के हाथों में दे दी। तब उन्होंने बताया कि उनके तलवे और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा, इसे आप घुटने और तलवों पर लगा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन साथ ही पूछा, तलवे पर मलहम आप लगा देंगे जमाई बाबू? पहले तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर मन में सोचा कि इसी बहाने आज पैर छूने का मौका मिलेगा। बाकी बातें बाद में देख लेंगे। पता नहीं उन्हें क्या लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो रहने दीजिए। तब मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं लगा देता हूँ। ये कहते ही उनके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई दिए। फिर मैंने उनका पैर अपने हाथ में लिया और तलवे पर हल्के हाथ से मलहम लगाकर मालिश करने लगा। दर्द वाली जगह पर हल्के और बाकी हिस्सों पर थोड़े ज़ोर से दबाव देते हुए मसाज करता रहा। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। फिर मैंने पूछा, और मसाज करूं क्या? उन्होंने तुरंत कहा, हाँ। इसके बाद मैंने धीरे धीरे पूरे तलवे की मालिश शुरू कर दी। अब अपने अनुभव के आधार पर मैं जान गया था कि कहाँ कहाँ दर्द हो सकता है। फिर कुछ मिनटों के बाद पूछा, सासू माँ, अब कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, अब आराम महसूस हो रहा है, बस अब ठीक है, अब मैं घुटनों पर खुद लगा लूँगी। तब तक आप बेटी के कपड़े देख लीजिए। उनके ऐसा कहने से मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके कहा,
अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं घुटनों की भी मालिश कर देता हूँ। मुझे पता नहीं था कि उनका जवाब क्या होगा, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, तलवों पर मलहम लगाते में इतना झिझक रहे थे, अब घुटनों पर लगाने के लिए तैयार हो गए। इस सवाल से मैं चौंक गया, समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। तभी वो बोली, अगर तुम लगाना चाहते हो तो लगा दो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर मैंने संभलते हुए कहा, मैं बस आपकी मदद के लिए कह रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए मलहम मेरे हाथ में दे दिया। फिर मैं खुश होकर उनके घुटनों की मसाज करने लगा। मैंने फिर से हाथ गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से दबाव देकर मालिश शुरू की। अब तक तलवों की मसाज करने के बाद घुटनों की मसाज कर रहा था। शुक्र की बात यह थी कि सासू माँ सीधी लेटी हुई थीं, इसलिए उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा था, वरना पता नहीं ये देखकर उनका क्या रिएक्शन होता। लेकिन मैं तो इस बात से खुश था कि इतने सालों में जो भी बातें मन के अंदर दबी हुई थीं, शायद वो आज पूरी हो सकती हैं। तब सासू माँ आंखें बंद करके मालिश का आनंद ले रही थीं और उनके चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि उन्हें इससे राहत मिल रही है। फिर भी मैंने पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा है जमाई बाबू, आपके हाथों में तो जादू है। हालांकि एक चीज़ मैंने नोट की थी, उनके बोलने का लहजा अब थोड़ा बदला हुआ था। ये सुनकर मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन इससे मेरी हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और धीरे धीरे मालिश करता रहा। कुछ देर बाद मैंने फिर से पूछा, अब कैसा लग रहा है सासू माँ? इस बार उनके चेहरे पर अलग ही भाव थे। उन्होंने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये देखकर मेरा मन खुशी से भर गया। वो बोली, क्या बात है जमाई बाबू, और फिर पास आकर बैठ गईं। तब मैंने कहा, क्या अब भी मुझे जमाई बाबू ही कहकर बुलाओगी? अब तो सिर्फ मुझे अजय कहो ना। इस पर वो बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उनकी ये बात सुनकर मैं खुश होकर तुरंत मान गया। तब उन्होंने अपनी एक शर्त बताई कि तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं, इसी 20 मिनट में काम निपटाना होगा। तब मुझे समझ में आ गया था कि ससुराल में सास और ससुर के बीच अनबन चल रही होगी, लेकिन अब शायद ये समस्या ख़त्म हो रही थी। फिर करीब 20 मिनट बाद ही मेरा मोबाइल बजा। तब मैंने उठकर देखा तो मेरी पत्नी का फ़ोन था। उसने पूछा, कितनी देर और लगेगी? दफ्तर से निकले हमें करीब 2 घंटा हो गया है। तब मैंने कहा, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, और फ़ोन काट दिया। इसके बाद हमने जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर वहां से निकलने का फ़ैसला किया। सासू माँ की मुस्कान और उनके बदले हुए भाव मेरे मन में कई सवाल छोड़ गए थे, लेकिन उस पल में मैंने सब कुछ पीछे छोड़ते हुए सिर्फ उनकी खुशी और राहत को महसूस किया। हम दोनों तैयार होकर निकलने लगे। दरवाज़ा बंद करने से पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अजय, आज तुमने जो भी किया वो किसी ने कभी नहीं किया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उनकी बातों में एक गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है सासू माँ, आपको खुश रखना ये तो मेरा फ़र्ज़ है। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा, शायद तुम इसे फ़र्ज़ कहो, लेकिन मेरे लिए ये एक नई शुरुआत जैसा है। तब मैंने उनकी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कुछ कहे बिना कार तक बढ़ गया। तब उनके चेहरे पर एक संतोष और अपनापन साफ झलक रहा था। रास्ते में मन में बस यही ख्याल था कि कभी कभी रिश्ते अपने असली मायने तब समझ में आते हैं जब हम दिल से किसी की मदद करते हैं। शायद आज का दिन हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। हम घर पहुंचे तो मेरी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ का ख्याल रख रहा था। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उस रात मेरे मन में एक अजीब सी शांति थी। शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ शब्द कम लेकिन एहसास गहरे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।
हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरी सौतेली माँ की है। कैसे मैंने अपनी माँ को शराब पिलाकर उस काम के लिए राज़ी किया, ये आप इस कहानी में जानेंगे। मेरा नाम राज है और मेरे परिवार में मेरी सौतेली माँ, पापा और दीदी और मैं था। दीदी की शादी के बाद हम 3 लोग ही रह गए थे। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में रहते थे। कोरोना के बाद सभी त्योहारों का जश्न बंद हो गया था। बाद में कोरोना तो नहीं था, लेकिन ज़्यादातर लोग तब घर से ही काम कर रहे थे। लेकिन कई लोग गांव चले गए थे। फिर 2021 के बाद में धीरे धीरे सोसाइटी फिर से भरने लगी थी। सभी त्योहार फिर से मनाए जाने लगे थे। दोस्तों, मेरी सौतेली मम्मी का नाम खुशबू है और वो अपने नाम की ही तरह सुंदर और खुले विचारों वाली है। वो बहुत ही समझदार है और मौक़ों का फ़ायदा उठाना अच्छी तरीके से जानती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी सोसाइटी में एक बड़ी पार्टी का योजना बन रही थी। हमारी सोसाइटी में कुल 10 बिल्डिंग थी और तब सभी का एक साथ मिलकर जश्न मनाने का फ़ैसला हुआ। पार्टी के दिन मम्मी ने ब्लैक कलर की चमकीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना हुआ था। तब वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। पार्टी से पहले कोरोना के कारण मम्मी ने अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया था। तब वो घर में टी-शर्ट और पतली लेगी पहनकर योगा और प्राणायाम करती थी। उनके योगा करते समय मैं उनको छुप छुप कर देखा करता था। अब पार्टी के दिन मैं मम्मी के साथ पार्टी स्थल तक गया। जैसे जैसे लोग वहां आने लगे, माहौल और भी मज़ेदार होने लगा। बाकी महिलाएं भी एक से बढ़कर एक तरीके से सज धज कर आई थीं। फिर पार्टी में डांस का कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी लोग नाचने लगे। तब मैंने भी एक बियर की बोतल उठाई और कोने में छिपकर पीने लगा। डांस के दौरान एक लड़की जिसका नाम निशा था, वो मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी और फिर मुझे एक ऑफ़र दी। निशा ने कहा, चल मेरे घर पर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब मैं नशे में चूर था। मुझे वो सब करने का बहुत मन कर रहा था। तब जैसे ही मैं उसके साथ जाने वाला था, मेरी मम्मी वहाँ पर आ गई। वो वहाँ तक मुझे ढूंढते हुए आई थी। तभी उन्होंने मुझे देखा और मुझे पुकारा। तब मैं डर गया और फिर निशा वहाँ से चली गई। मैं भी मम्मी के पास चला गया। मम्मी ने कहा, ये पार्टी है तुम्हारी। तब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्हें मेरे मुंह से बियर की बदबू आई। उन्होंने पूछा, तूने बियर भी पी है क्या? कैसी बदबू आ रही है, शर्म नहीं आती? तब मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, मम्मी, इतने सालों में पहली बार पिया है, चलो ना, आज के दिन सेलिब्रेट कर लेने दो। मम्मी ने कहा, पार्टी चल रही है, मज़ा करो, लेकिन ये सब लुका छुपी मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो पापा की इज्जत का क्या होगा? तब मैंने कहा, मम्मी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तब मम्मी बोली, देखो बेटा, घर में थोड़ा बहुत चल जाता है क्योंकि घर की बात घर में ही रहती है, लेकिन बाहर वालों को बोलने का मौका मत दो। तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, अब आज का दिन ख़राब मत करो, तुम भी इंजॉय करो। फिर मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और पार्टी में ले गया। फिर वो थोड़ी देर बाद सामान्य हो गई। थोड़ी देर बाद लोग बाहर जाने लगे क्योंकि शराब ख़त्म हो गई थी। तब मम्मी मुझे एक टेबल के पास लाकर बैठ गई और बोली, मुझे शराब पीनी है, जाओ उसी कोने में और एक बोतल लेकर आओ जहाँ पर तुम पी रहे थे। तब उन्होंने मुझे शराब लेकर उसी कोने में आने को कहा और ख़ुद उठकर वहाँ से चली गई। तब मैं एक बोतल लेकर आया और 2 गिलास विस्की बनाया और वहाँ पर गया। मम्मी ने कहा, 2 क्यों? मैंने कहा, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तब वो गुस्सा होकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। फिर हमने चीयर्स किया और मम्मी ने जल्दी से ही अपना पैक पी लिया। फिर उन्होंने मेरा गिलास भी ले लिया और पीने लगी। तब 2 घूंट पीने के बाद मैंने गिलास उनसे लिया और कहा, मैं और लेकर आता हूँ। तब मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मम्मी पहली बार ऐसा कर रही थी। फिर मैंने बियर का एक छोटा बोतल लेकर आया और तब देखकर मम्मी हंसने लगी। फिर दोबारा से 2 पैक बनाए और एक मम्मी को दिया। तब मैं अपने पैक अभी आधा ही पी पाया था कि मम्मी अपना ख़त्म करके बोतल से ही पीने लगी।
अब कोने में बैठकर पूरी टल्ली हुई मम्मी को किक लगने लगी थी। फिर मैंने उन्हें हॉल में लाकर बिठाया और खुद बियर पीने लगा। तब रात के 11:55 हुए थे जब लोग फिर से आने लगे। सभी लोग छत पर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए गए। तब मैं और मम्मी नीचे ही रहे क्योंकि वो थोड़ा नशे में थी। फिर मैंने मम्मी को पकड़कर न्यू ईयर का काउंटडाउन किया और जैसे ही 12 बजे मैंने उन्हें गले लगा लिया। तब मैंने पहली बार ऐसा किया था। तब मम्मी के गाल से पाउडर और मेकअप की खुशबू आ रही थी। फिर उन्होंने मुझे भी गले लगा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। तब मैं थोड़ा हिल गया था लेकिन फिर शांत हो गया। लेकिन तुरंत से उन्होंने फिर ऐसा किया तो हम कोने में चले गए। अब पार्टी में लोग फिर से नाचने लगे थे। तब मम्मी भी नाचने लगी और पापा उनके साथ डांस कर रहे थे। मुझे अब सहन नहीं हो रहा था लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे मम्मी को घर ले जाने को कहा। तब मैंने मम्मी को घर ले जाने की कोशिश की लेकिन मम्मी ने कहा कि वो थोड़ी देर और रुकना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब हम घर पहुंचे तब मम्मी ने कहा कि उन्हें और दारू पीनी है और फिर वो मुझसे चिपक कर नाचने लगी। फिर मम्मी ने कहा कि मेरा हाथ उनकी कमर पर रखूं और इस तरह करके हम धीरे धीरे डांस करने लगे। तब मम्मी नशे में थी और मेरे करीब आ रही थी। तब मैं भी धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा और मम्मी ने कोई विरोध नहीं किया। जब मैंने और करीब जाकर हाथ फिराया तो तब मम्मी ने कहा, धीरे धीरे बेटा, तकलीफ़ हो रही है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया और धीरे धीरे नाचने लगा। थोड़ी देर बाद हम अलग हो गए और मम्मी सोफ़े पर बैठ गई। फिर उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े निकाल दिए और सोफ़े पर रख दिए। वो आराम से बैठ गई थी। फिर मैं उन्हें देखता रहा और वो भी मुझे देखती रही। तब वो उठकर मेरे पास आई और मुझसे कुछ करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है और फिर एक हाथ से इधर उधर खुजाने लगी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। तब मैंने खुद को सहज करके उनकी मदद की। मैंने उनकी पीठ को सहलाया तो अचानक से मेरा उनसे छू गया। उसने तुरंत कहा, क्या हो रहा है? अपनी माँ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा, नहीं, ये सब अनजाने में हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ हूँ, भले ही सौतेली ही सही। तब मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये गलती से हो गया मम्मी। उन्होंने कहा, तुझे ज़्यादा गर्मी चढ़ी है इसलिए तूने ऐसा किया। मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ, मुझे खुजली हो रही थी इसलिए मैंने खुजाया, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहाँ चला गया। तब मैंने दोबारा माफ़ी मांगी और कहा, ये ऐसा फिर से नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा गुस्सा हूँ। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, मेरा बेटा डर गया, मेरा बेटा डर गया। तब वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने मुझे सोफे पर ढकेल दिया और कहा, अब देखो मुझे कैसा लग रहा है। तब मैंने उन्हें देखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मम्मी। तब उसने पोज देते हुए कहा, मुझे मॉडल की तरह देखो। फिर मैंने देखा और कहा, यार मम्मी, तुम बहुत खूबसूरत मॉडल लग रही हो। तब उसने फिर मुझे चिढ़ाते हुए कहा, क्या नई उस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ जिससे तुम कोने में चिपक रहे थे? तब मैंने कहा, मम्मी, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तब उसने कहा, तो फिर उस छिपकली के अंदर तुम्हें क्या पसंद आया? तब मैंने जवाब दिया कि वो मजाक था मम्मी। फिर उन्होंने कहा, छोड़ो अब ये सब, चलो आज की रात को, नया साल को नए तरीके से शुरू करते हैं। तब मैंने उन्हें उठाया और कहा, क्या तुम तैयार हो? उसने मुझे मारते हुए कहा, अगर मैं तैयार नहीं हुई तो तुम मुझे रात भर ऐसे ही उठाए रखोगे। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर उन्होंने हंसते हुए मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, तुम्हें हमेशा जल्दबाजी होती है। फिर मैंने उन्हें उठाकर उसके कमरे में ले जाना शुरू किया। तब वो नाम मात्र के लिए मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में वो कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थी। फिर उसने लाइट जलाई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा, बताओ अब क्या करना है? उसने कहा, ये गलत है,
तब मैंने कहा मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन अब क्या सही है क्या नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। फिर मैंने उसे समझाया, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, ये हमारे बीच ही रहेगा। तब उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तो पता चलेगा ना, फिर मुझे बाद में कैसा लगेगा। अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में देखना भी नहीं चाहोगे। हमारे बीच की दोस्ती बहुत कीमती है। तब मैंने कहा, आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब बदल जाएगा। मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, एक दोस्त के रूप में। तब उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना आज के बाद कभी कुछ मत उम्मीद करना। मैंने खुशी से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं चला जाता हूँ। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस खींचा और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? तब मैंने कहा, तुम पहले क्यों आंखें बंद करके लेटी थी? उसने कहा, लाइट मेरी आंखों में पड़ रही थी। फिर मैंने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों, तब मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ से ये सारी बातें की। पार्टी के बाद हम पहली बार अकेले मिले थे। तब वो उठी, फिर लाइट जलाई और बाथरूम गई और वापस से आकर बिस्तर पर लेट गई। तब भी मैंने उसे देखा और कहा, मम्मी, तुम बहुत सुंदर लगती हो। उसने कहा, अब तो मैं पतली हो गई हूँ, क्या अब भी पसंद आती हूँ? मैंने कहा, तुम्हें तो मैं कैसे भी पसंद करता हूँ, तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा आज नहीं आएंगे, आज रात हम दोनों अकेले हैं। अब दरवाज़ा बंद कर दो और फिर खोलना मत। मैंने कहा, वाह मम्मी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। मुझे लगता था कि तुम पुराने ख्यालों की हो। तब उन्होंने कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, जो भी मन में हो वो कर लेती हूँ। अब अगर तुम्हारे मन में भी कुछ हो तो खुलकर मुझसे कहो। तब मैंने कहा, मुझे तुम्हें नाम से पुकारने का मन है। इस पर उन्होंने कहा, तो फिर पुकारो ना। तब मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ को उसके नाम से पुकारा और फिर हम दोनों मिलकर हंसने लगे। उसी हंसी मजाक में मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, क्या पापा आपसे प्यार नहीं करते? उन्होंने कहा, अब नहीं, बस महीने में 1-2 बार, वो भी बहुत मुश्किल से। मैंने कहा, सच में? उन्होंने कहा, हाँ सच में। फिर मेरी सौतेली माँ ने कहा, वैसे भी तेरे पापा तो मुझसे 15 साल बड़े हैं, अब कहाँ इतनी जान बची है उनके अंदर। तेरे पापा तो वाकई बूढ़े हो गए हैं। ये कहते हुए वो हंसने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी को देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए मम्मी? उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, तू सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। जब भी तेरा मन करे तू आ जाया कर मेरे पास, मैं तुझे कभी ना नहीं कहूँगी। मैं तेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा, तो आज की रात बस हम दोनों के लिए है। तब हम दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें करना शुरू किया। तब उन्होंने बताया कि कैसे उसने अपनी जवानी में कितनी मुश्किलें झेलीं और कैसे उसने सब कुछ संभाला। मैंने भी अपने मन की बातें उन्हें बताईं, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर उन्होंने कहा, तू जानता है बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने हमेशा मेरा साथ दिया। आज रात हम बस एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। फिर मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा, मम्मी, तुम सबसे अच्छी हो। फिर हम दोनों ने मिलकर थोड़ा और समय बिताया, हंसते बोलते और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। फिर मम्मी ने कहा, अब चल, सोने का समय हो गया है। मैंने उसे बिस्तर पर सुलाया और खुद भी पास में ही लेट गया। तब हम दोनों ने आंखें बंद की और एक दूसरे के पास होने की गर्मी महसूस की। उस रात के अंधेरे में मैंने महसूस किया कि मम्मी मेरे लिए क्या मायने रखती है और मैं उसके लिए क्या हूँ। फिर सुबह जब आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मम्मी अब भी सो रही थी। मैंने धीरे से उठकर उन्हें देखा और फिर किचन में जाकर उनके लिए चाय बना लाया। जब वो जागी तो मैंने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। उस दिन से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। जब से हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करने लगे, वो रात हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी, जिससे हम दोनों ने एक दूसरे की ओर भी करीब से जाना और समझा।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टाइप करें। शादी के बाद मैं और मेरे ठरकी बूढ़े ससुर घर पर अकेले होते थे। जब भी मेरे सीने से दुपट्टा सरक जाता तो मेरे ससुर ये देखकर अपने सूखे होंठों पर जबान फेरते और दौड़ते हुए बाथरूम में चले जाते। एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे, तब ससुर ने बुलाया और कहने लगे, बहू मुझे गरम गरम दूध ला दो। मैं दूध लेकर आई तो उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, ये वाला नहीं। इतना कहकर ससुर जी ने दुपट्टा उतार कर मेरे दोनों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मेरे वालिद को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी बात से इनकार न करना, वरना वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। और उस दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वो मेरे शौहर फराज को एक आवाज़ देते, तब मेरे शौहर की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी, होश हवास उड़ने लगते थे। वो फ़ौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रोब था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। शादी के 2 दिन ही गुजरे थे और आज तीसरा दिन था कि जब सुबह सुबह फराज ने मुझसे कहा कि आज हम साहिल समंदर पर घूमने जाते हैं। मैं भी खुश हो गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने फराज को पुकारा तो वो फ़ौरन से कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो कह रहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर से तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो जाओ ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम अपने कमरे में घुसकर अपनी बीवी से चिपक कर बैठे रहो। अपनी बीवी से भी कहो किचन की सारी जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत नहीं है जो उसके नाज़ो नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं खून का घूंट पीकर रह गई। अभी 2 दिन ही तो हुए थे हमारी शादी को, और इन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बना कर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन फराज ने मुझे बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाया था कि अब्बू की बात का बुरा मत मनाना। 2 दिन तो मैं इसी कश्मकश में थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज तो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था। मैं तो मज़ीद घबरा कर रह गई थी। फराज जब कमरे में दाखिल हुए तब उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, यार माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, साहिल समंदर पर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। फराज तो फ़ौरन फैक्ट्री चला गया। मैं किचन में आकर बेदली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन मैंने ही खाना बनाया था, घर के सारे काम भी किए। मेरे ससुर ने मुलाजिमा को जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब घर पर बहू आ गई है तो साफ़ सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी। तब मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो अचानक ही मेरा दुपट्टा सीने से सरक गया। मैंने पूछा, जी अब्बू जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से लेकर पाँव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज में अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगे। फिर कहने लगे, मुझे दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फ़ौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की हरकत बड़ी ही अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है, और बाप कभी भी बेटियों को सर से पैर तक नहीं देखते। मैं फ़ौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटा और अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे भी पास बैठ जाया करो, बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है। मैं पूरा दिन अकेला बैठा बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए कोई अलग से कुर्सी नहीं थी। इसलिए मुझे मजबूरन बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह को लगाया, तब फौरन से पीछे कर लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध? ना बाबा ना, ये मैं नहीं पी सकता। मुझे तो गर्मा गर्म दूध पीना पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे वजूद पर सफ़र करने लगी। उनकी नज़रों में ऐसा जाने क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी। मेरे हाथों में तरी उतरने लगी, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। कहने लगे, जाओ इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और भागती हुई खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात करते दिखाई दे रहे थे जब मेरे शौहर घर में होते थे, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं जो 2 दिन से फराज को चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे और गुस्से से फराज से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीले में डालकर ज़रा सा गर्म किया और फिर से गिलास में डालकर अपने ससुर के पास चली गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लग गया था। मैंने फौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं जल्दी से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का नाग तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आहें भरी थीं। मुझे तो उनकी ये बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने अपनी शादी के अगले रोज़ मैरून रंग का जो फैंसी जोड़ा पहना था ना, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम को वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश तो फराज को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज़ का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब फराज फैक्ट्री जाता, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब सी नज़रों से देखते, बार बार अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगते। फिर कहते, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध ला कर दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते। कहते, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें करती उनसे? मैं काम के बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। सोच रही थी कि मैं फराज से बात करूं, लेकिन कैसे करती? वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक लफ्ज़ नहीं कहता था, सर झुकाए अब्बा जी कहता रहता था। एक दिन ऐसे ही मैं अपने किचन में काम कर रही थी कि मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए और फिर जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बदहवासी मुझ पर बुरी तरह सवार थी। मेरा पूरा वजूद हिल रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं फराज से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरे ससुर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, खाना दे दूं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद वो भी यही करता जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया। मेरे शौहर फराज थे। कहने लगे, शबनम दरवाज़ा खोलो। ये क्या बदतमीज़ी है? क्यों तुमने सुबह से दरवाज़ा बंद किया है? मैं कमरे में बैठी हुई फराज की आवाज़ सुनकर जल्दी से खड़ी हो गई और जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों बाप बेटा मुझे बड़े गुस्से से देख रहे थे। फराज कहने लगा, तुम में ज़रा भी शर्म हया है?
मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी है। ये शुगर के मरीज हैं। अगर अब्बू की तबीयत खराब हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मैंने कहा मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप और कोई इंतज़ाम कर लें। मेरा ये कहना था कि फराज गुस्से से तिलमिला उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं इस महारानी को आए हुए और अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था ये लड़कियां शादी के बाद क्या करती हैं और अलग होने के ख्वाब तो पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। फराज कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा अगर कही तो हाथ में तलाकनामा पकड़ाकर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया। मेरे बाप की पहले ही 5 बेटियां थीं। वो बहुत ही गरीब और नेक इंसान थे। बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर मत आना, अपने शौहर और ससुर की हर बात मानना, अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरे ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें, उसकी बेबाकियाँ, उसकी गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उस वक्त फराज जितने गुस्से में था, मैं उन्हें सच बताती भी तो वो यकीनन मुझे झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब न दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, फराज इसको आखिरी बार अच्छे से समझा दो, इसके दिमाग को दुरुस्त कर दो, वरना मैं फिर इसकी माँ से जाकर बात करूँगा, इसके बाप से कहूँगा कि संभाले अपनी बेटी को। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने एक गुस्सैल नज़र अपने ससुर पर डाली। फराज कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 10 अफराद का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है ना ही कोई भाई बहन है। ऐसी जिंदगी के लिए तो लड़कियां ख्वाहिशें करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश मेरी सास और तेवर और ननद होते तो आज मैं इन मसाइल से ना गुजर रही होती जिनसे मैं अब गुजर रही हूँ। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर? सिर्फ 2 वक्त की ही तो रोटी देनी पड़ती है, वो भी तुम्हें बहुत बोझ लग रही है। देखो, मैं अपने घर में फसाद नहीं चाहता। मैं फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना ही ये फसाद देखने के लिए। फिर मैंने कहा, देखो फराज, ऐसा करें, आप ना अपने बाप की शादी करवा दें। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ फराज ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए? ये मेरे बाप की उम्र है शादी की। क्या मेरा बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकानी भारी पड़ रही हैं? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। वो कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बातें हैं। मेरे बाप की उम्र 65 साल है, कब्र में पाँव हैं उनके, शुगर के मरीज हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की बीवी पर नज़र रखे हुए है। मैंने कहा कि आप शादी करा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूँगी। मेरी बात पर वो गुस्से से मुस्कुराए। कहने लगे कि मेरे एक बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही, तुम मेरी सौतेली माँ को संभालोगी। देखो, ये घर, कारोबार, फैक्ट्री सब कुछ मेरे अब्बू के नाम है। अगर उनकी कोई बीवी की हैसियत से आ गई घर में तो वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकलवा देगी इस घर से। अब्बा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता हूँ। अब दोबारा से शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मेरे मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर खुद ही बर्बाद कर बैठूं। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता था। अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते।
मैं टप टप आंसू बहाती अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से फराज की आवाज़ आ गई। कहने लगे, शबनम बाहर आओ, जल्दी से ऑमलेट और पराठे बना कर दो, अब्बू को बाज़ार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर ऑमलेट और पराठे बनाए और अपने कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फराज ने एक बार भी मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुमने पूरा दिन कुछ खाया भी है या नहीं, तुम भी खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। फराज का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में से था। मैंने उसके बाद अपनी ज़ुबान बंद कर ली। फराज जब फैक्ट्री चले गए तो मेरे ससुर मुझे आवाज़ देने लगते। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी में उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर तो मेरा ससुर कातिलाना हंसी हंसने लगा था। कहने लगे, तुम क्या समझती थी, तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारी खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर लेकर देगा। अपनी सोच को बदलो लड़की, तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं, वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो, समझी तुम। मैंने इसीलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ाकर न ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप की हालत ऐसी नहीं है कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलहदा से कोई घर दिलवा सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगे, जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये लफ्ज़ मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डालूं और ख़ुद को आग लगा लूं। ऐसी ज़िल्लत मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब यही करती थी कि खाना पीने की चीज़ें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फ़ौरन से बाहर आ जाती। न उनके पास बैठती, न उनसे बातें करती। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने तो फराज का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी और शामी कबाब बनाए थे। बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी। खाना खाते हुए कहने लगे कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बड़े मज़े का खाना बनाया है। फराज भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससुर ने 10,000 रुपये निकाले और मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, ये लो पकड़ो, तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि फराज मुझे घूरने लगा। कहने लगा, अब्बू अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, इनकार नहीं करते, रख लो पैसे। ना चाहते हुए भी मैंने 10,000 रुपये पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरे ससुर भी जल्दी से खड़े हो गए। मेरी तरफ दौड़कर मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरे माथे पर बोसा भी दिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्सिमा। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं फराज को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात नहीं थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि ये अब्बू का कौन सा तरीका है, मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको चाहिए कि मुझसे फासले से बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाने का। अल्लाह ताला ने तो बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का भी। मेरी इस बात पर फराज भड़क उठा। कहने लगा, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें ज़रा सा गले लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर दिया। अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि अब्बू के दिल में जगह बनाओ, तुम हर वक्त हर बात पर एतराज़ करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर अकड़ कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो अब्बू ने ये बातें नहीं सुनी, वरना मज़ीद मुसीबत में पड़ जाती। मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे तंज करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, शबनम, अपना रवैया अब्बू से ठीक कर लो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, फराज, मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या फिर अपने अब्बू की शादी करवा दो। ये कहकर मैं तो कमरे में चली गई।
कुछ देर बाद ही बाहर की डोर बेल बजी। फिर बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो दुबई में तालीम हासिल करने गया था और वो अब वापस आ चुका है, वो भी अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने अपनी पसंद की शादी की और मेरे ससुर उससे नाराज़ थे, इसीलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी। ना ही इस बात का इल्म मेरे घर वालों को था कि फराज का कोई और भाई भी है। उन दोनों मियाँ बीवियों को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी बड़े गुस्से में खड़े थे। कहने लगे कि अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर यहाँ क्यों वापस लाए हो, वहीं रहते। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर फराज ने भी कहा कि अब्बू गुस्सा जाने दो, छोड़ दो ना, जो होना था हो चुका है, इमरान को गले लगा लें। बहरहाल मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत थी, दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र अदा किया था कि अब मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। इमरान भी फराज के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब मेरी देवरानी की जानिब बढ़ गई थी। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है अब्बू, आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें। इमरान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे कि एक बार मेरी देवरानी अमरीन जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ अमरीन? वो कहने लगी, मुझे अब्बू की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब सी नज़रों से देखते हैं, अजीब तरह की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी, मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके अब्बू बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते रहते हैं। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालते। मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन फराज ने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी। अगर अब्बू ने यही रवैया रखा तो मैं तो उससे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद फिर से बरपा हुआ था जो कि मेरे और फराज के बीच हो चुका था। इमरान कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बैरून मुल्क में अकेला रह चुका हूँ। अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बू की रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई जो फराज की मेरे साथ कई बार हो चुकी थी। अमरीन तलाक मांगने लगी। मेरा शौहर फराज जब मेरे कमरे में आया तो काफ़ी चुप चुप सा था। मैंने कहा, फराज, आप अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे अब्बू से थी आज वही अमरीन को भी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो अब्बू भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक बीवी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 60-65 साल है। आपको तो चाहिए था कि आपकी अम्मी की मौत के बाद कुछ अरसे बाद ही उनकी शादी कर देते, ताकि वो हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद फराज की अकल में आ गई थी। एक बार उन्होंने अब्बू से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज़ हो गए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूँगा? तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या? तो फिर फराज ने कहा कि एक बेवा औरत है, अगर आप उसे सहारा दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 50-55 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर पड़ी हुई है, मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है। पहले तो अब्बू ने नाजो नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ब खुद कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। चंद दिन में ही मेरे ससुर का निकाह हो गया और उससे फ़र्क ये पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। फराज अब मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, अब्बू को एक बीवी की ज़रूरत थी। मेरी नई सास मेरे ससुर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नज़रें भी हम पर बेबाकी से नहीं उठती थी। हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक महाज खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अमरीन को करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।